हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी बाल विकास का। जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? नैतिक विकास का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं करवा रही हूँ 6 नंबर का टॉपिक करवा रही हूँ। और इससे पहले जो मैं जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं वो जो है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी आप लोगों को, जिसमें कि आपके PYQ शामिल है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस शामिल हैं। और आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जैसे कोई भी टॉपिक करें उससे रिलेटेड जो है 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इससे क्या पता चलेगा कि आपको जो है, अगर क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो इससे पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि जो मतलब कि CTET में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 फायदे होंगे आप लोगों के। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो तरीका मैं बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप CDP में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे। लेकिन जरूरी है कि आपको एक सही डायरेक्शन में पढ़ने की, ठीक है। तो चाहे आप CTET पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो याद रखिएगा टॉपिक को समझना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी आप लोगों के पास टाइम है लगभग 3 महीने, पूरा का पूरा 3 महीने है। तो ये 3 महीने है ना, काफ़ी होते हैं। और आप लोग जो है अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, मतलब डेली जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना एक एक टॉपिक, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जो है अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट भी कर लेंगे और एक अच्छा स्कोर भी करेंगे, ठीक है। तो आपको टॉपिक याद रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है। समझ कर करेंगे ना तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन रटेंगे तो जरूर गलत होगा। चलिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी, एक मदद मिलेगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट लाइक बटन, और लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो लोग सेल्फ स्टडी करें, ताकि उनको भी एक हेल्प मिल सके। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे, अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे जो है आप लोग जो है वहाँ से ले सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये है लॉरेंस कोहलबर्ग। और इन्होंने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के जो है मनोवैज्ञानिक थे, तो ये याद रखिएगा जर्मन मूल के व्यक्ति थे और एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कई बार जो है ना इनको नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको अवस्थाओं में बांटा था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नैतिक अवस्था का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, इन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था इसको जो है इन्होंने अवस्थाओं में बांटा था, ठीक है। इन्होंने जो है इसके लिए 3 अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी, और प्रत्येक अवस्था को 2-2 चरणों में बांटा था। मैं आप लोगों को समझाऊंगी, इसकी कहानी भी बताऊंगी, और किस तरीके से जो है क्वेश्चंस नैतिक विकास पर, जो नैतिक दुविधा से संबंधित क्वेश्चन थे वो किस तरीके से जो है लोगों पर रिसर्च किया, किस तरीके से जो है उन्होंने सिद्ध किया, ये सब बात करेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा बस। देखिए, इन्होंने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत की जो है 3 अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी, और हर एक अवस्था के जो है 2-2 चरण बताए थे। तो कई बार क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाता है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो 3। इनके कितने चरण हैं? तो याद रखिएगा 6 चरण हैं, ठीक है। सबसे पहली अवस्था जो है पूर्व पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सी है? पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। और ये जो स्टेज होती है 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज जो है 10 से 13 वर्ष की होती है। उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये 13 से अधिक वर्ष की होती है, ठीक है। 13 से बाद वाली, मतलब 13 से ज़्यादा जिनका जो है बच्चे। अब यहाँ पे जो है कई बार जो है देखिए, इंग्लिश की जो टर्म है ना ये यही है, लेकिन जो हिंदी के टर्म है ना, पूर्व परंपरागत अवस्था, कई बार वो लिख देता है रूढ़ी पूर्व नैतिकता, ठीक है। और इसी तरीके से ना जो हिंदी के जो शब्द हैं वो जो है बदल जाते हैं। कहने का मतलब है कई बार जो है पूर्व परंपरागत, परंपरागत इस तरह से दे देगा, कई बार रूढ़ी पूर्व परंपरागत दे देगा, रूढ़ी पूर्व नैतिकता दे देगा, या रूढ़िगत नैतिकता दे देगा। तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी के टर्म्स जो है याद रखिएगा। मैं आगे जो है आप लोगों के इसके कौन कौन से टर्म्स है इनको जो है बताऊंगी, ठीक है। पहले ये याद रखिएगा कि ये जो है अवस्थाएं 3 हैं।
प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं और इनकी एज जो है वो भी आप लोगों को याद रखनी है। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत को समझाने से पहले जो है मैं आप लोगों को इसकी कहानी समझाना चाहूँगी। थोड़ा सा इसको समझिएगा। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने अपने नैतिक विकास का जो सिद्धांत सिद्ध करने के लिए जो है ना कई लोगों मतलब बच्चों पर बोला। वैसे तो इन्होंने 4 से लेके जो नैतिकता का विकास का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें 4 से लेके 16 साल के बच्चों पर बोला जाता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये भी बताया कि 4 से जो है 10 साल तक के बच्चों में कोई भी नैतिकता दिखती नहीं है, नैतिकता का विकास इतना हुआ नहीं होता है, तो इसलिए 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों को मान सकते हैं या उससे अधिक के। मतलब कि उन्होंने जो प्रश्न किया ना वो 4 से ही शुरू किया था, लेकिन उनमें बच्चों पर नैतिकता इतना दिखा नहीं, उनके अंदर की नैतिकता का विकास जो है उनमें मोरल डेवलपमेंट उनमें था नहीं इतना। ठीक है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले समझिए, जो इन्होंने कहानी जो अपना रिसर्च किया, इन्होंने कुछ काल्पनिक कहानियाँ जो हैं बच्चों को सुनाई और उस कहानियों पर जो है नैतिकता से संबंधित जो है बच्चों से प्रश्न किए, नैतिक दुविधा से संबंधित प्रश्न किए। ठीक है, फिर जो बच्चों ने जवाब दिया, जो तर्क दिया, उस तर्क के पीछे उन्होंने देखा कि इन बच्चों का जो नैतिकता का विकास है वो किस स्तर तक का है। ठीक है, उसी के आधार पर जो है इन्होंने जो है अवस्थाओं में बांटा कि नैतिकता के विकास, जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इसकी 3 अवस्थाएं। तीनों अवस्थाओं में जो है उन्होंने देखा कि किस एज से किस एज के बच्चों में किस तरह के जो है उनका नैतिकता का विकास हुआ है, वो जो है उन्होंने चरणों में विभाजित किया। तो इसमें सबसे जो कहानी बहुत ज़्यादा, जो कहानी सबसे फेमस है वो हिंज की कहानी है। जो मान लो कि ये व्यक्ति है, ये हिंज है, और हिंज की जो पत्नी होती है उनके जो है एक जानलेवा बीमारी, कैंसर जो है, एक जानलेवा कैंसर हो जाता है। और ये जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं ना, तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी जो है एक ही दवाई है, इनका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन वो जो दवाई है वो एक स्थानीय जो फार्मासिस्ट है, मतलब उसने बनाई है, और आप जाके जो है वो दवाई अगर लेकर आते हैं तो इससे जो है वो ठीक हो जाएंगे। हिंज जो है डॉक्टर की बात मानते हैं और वो जो है उस फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, मतलब कि जिसने खोज की थी। लेकिन वो जो दवाई वो बोलता है कि उस दवाई की जो कीमत बताता है, जितना भी उसकी लागत होती है उससे 10 गुनी कीमत बताता है, जो कि हिंज के जो है हिंज के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं ले सकता था। तो हिंज ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं, मैं सबसे मांग कर जो है लेकर आता हूँ। तो फिर भी मांगा लोगों से, अपने जो भी आसपास के लोग थे, जो उसके जो रिलेटिव्स थे, तो उस मांगने के बाद भी जो है उसने आधा पैसा ही जमा कर पाया। और वो गया और फार्मासिस्ट को जो है उसने बोला, केमिस्ट शॉप पे उससे बोला कि आप जो है, मेरे पास अभी आधा ही पैसा है, आप जो है ये दवा दे दीजिए। लेकिन उसने नहीं दिया। तो हिंज ने जो है क्या किया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जो है जान बचानी थी, तो उसने जो है रात में जाके क्या किया, वहाँ पे चोरी कर लिया और चोरी करके लेकर जो है दवा आ जाता है। ठीक है, इसने ये कहानी जो है बच्चों को सुनाई। अब इसी कहानी से नैतिकता पर आधारित जो है बच्चों से प्रश्न किया। अब नैतिकता से आधारित जो प्रश्न किया, और उस प्रश्न में उन्होंने प्रश्न किया कि क्या हिंज जो था उसने जो दवा चुराया तो वो क्या उसने सही किया, अगर सही किया तो क्यों, और क्या अगर नहीं किया तो क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन किया उसने। दूसरा क्वेश्चन किया कि जो उसने दवा चुराया था, मान लो कि उसने अपनी पत्नी से, अगर क्या उसकी पत्नी से उससे प्रेम नहीं होता, उससे जो है उससे प्यार नहीं होता, तो क्या वो ये काम करता, मतलब उसी तरीके से वो दवा चुराता है। तीसरी बात कि क्या वो दूसरा कोई और व्यक्ति होता तो उसके लिए भी क्या वो जो है इस तरह का काम करता, दवा चुराता। तो इस तरीके से जो है तरह तरह के जो है नैतिकता पर आधारित प्रश्न किए, और उसने देखा उस प्रश्न को पूछने के बाद कि बच्चे जो है उनका जो आंसर है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उसके आधार पर जो इन्होंने जो 6 चरण बताया था, पहले तो 2-3 अवस्थाएं बताई थी आप लोगों को मैंने, जिसमें बताया था पहली अवस्था जो है 4 से 10 वर्ष की होती है, 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है, और 13 से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, जो ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है ना, इसमें जो है उन्होंने क्या देखा, इसमें जो 2 चरण में विभाजित किया, तो देखा कि जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ बच्चे जो है ना उनमें जो है नैतिकता, उन्होंने जो तर्क दिया उनके नैतिकता का विकास जो है इतना हुआ ही नहीं था। उनके लिए जो है वो काम जो है गलत है, क्योंकि उससे जो है करने के बाद जो है उन्हें क्या मिलेगा, पनिशमेंट। क्योंकि कोई भी गलत चीज़ करने के बाद, क्योंकि गया वो चोरी किया, चोरी करना गलत बात है, इसलिए जो है उसे क्या मिलेगा, पनिशमेंट, उसको सज़ा मिलेगी। इसलिए जो है वो काम नहीं करना चाहिए था जो 4 से 10 साल के बच्चे। और दूसरा कुछ और बच्चे बोलते हैं कि उसने जो वो काम किया क्योंकि उसमें जो है उसका अपना
मतलब अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, सेल्फ इंटरेस्ट। कहने का मतलब है क्योंकि उसने अगर चोरी किया तो ठीक है, क्योंकि उससे उसका काम निकल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर एक नोट छोड़ देना चाहिए था कि बाकी पैसे मैं जो है बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो है पहले स्टेज के बच्चे हैं, इनमें जो है नैतिकता का स्तर आप देख सकते हैं किस तरह का है। दूसरा जो है देखने को क्या मिला, जो 10 से 13 वर्ष के बच्चे थे, वो जो है कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको समाज, अगर वो गलत है तो गलत है, अगर गलत काम करेंगे तो वो जो है गुड बॉय एटीट्यूड, गुड गर्ल एटीट्यूड, ठीक है, मतलब अच्छा बनने के लिए, तो यहाँ तक जो है उनका नैतिकता का विकास होता है। तीसरा, चौथा जो चरण था, लॉ एंड ऑर्डर। कहने का मतलब चोरी करना गलत बात है, ये हमारे समाज के जो है मतलब समाज के अधीन जाता है, तो ये चीज़ जो है गलत है, तो हमें ये चीज़ जो है नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ जो है सजा होती है। तो ये देखने को मिला जो 10 से 13 वर्ष के बच्चों में थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल, तो ये जो है इसका इस अवस्था तक जो है बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। आगे मैं इस पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, उन्होंने क्या है, अंतिम अवस्था तक जो है बच्चे जो है बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। 5वें स्तर तक तो फिर भी है कि मतलब समय के अनुसार अगर जो सिचुएशन के हिसाब से जो सही होता है उसको जो है हमें कर लेना चाहिए, लेकिन इस स्तर तक जो है बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं कि इस पर जो है कुछ नियम होने चाहिए, इसके लिए जो है कुछ कानून होने चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। लेकिन इन्होंने जो है नैतिकता के क्वेश्चन करने के बाद उसको समझने से पहले, आपको मैं वो समझाने से, वो चरण समझाने से पहले कुछ जो है उन्होंने शब्द दिए थे उसको आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है किस बात पे करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक दुविधा की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि नैतिक विकल्प, मतलब कि जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो उसमें से ए और बी में से किसी एक का चयन करना था। कहने का मतलब है कि अगर उसने चोरी की तो वो गलत है या सही है, बस इतने से। तो अगर किसी ने बोला कि गलत है या सही है तो उनके दिमाग में हजारों क्वेश्चन उठेंगे कि भाई अगर मान लो चोरी नहीं करता तो वो जान नहीं बचा पाता, अगर चोरी किया तो ये तो समाज के खिलाफ है, मतलब ये तो गलत चीज़ है, चोरी करना जो है वो गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है असमंजस की स्थिति, इसे उसने क्या बोला, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बोला, नैतिक दुविधा। कहने का मतलब है जब ए और बी विकल्प में से किसी एक का चयन करना पड़ता है तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, और ये स्थिति क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा। जब बच्चों से क्वेश्चन किया गया कि हिंज ने चोरी करके गलत किया या सही किया, तो लोगों के मन में जो है असमंजस की स्थिति थी कि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाती, और अगर उसने चोरी किया तो वो तो गलत भी है क्योंकि चोरी करना गलत बात है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो है हर एक स्टेज के बच्चे अलग अलग जो है ऑप्शन चूज करते हैं, उसी पर आधारित होता है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कि बच्चे का नैतिक किस लेवल पे, किस ईयर में कितना उसकी नैतिकता का विकास हुआ है। आगे बात करते हैं नैतिक तर्कणा की। अब नैतिक तर्कणा क्या है, देखिए, ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली जो चिंतन करते हैं, मतलब जो चिंतन प्रक्रिया है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्यों करना चाहिए, तो ये जो चिंतन प्रक्रिया है नैतिक तर्कणा कहलाती है। क्या कहलाती है, नैतिक तर्कणा। ठीक है, आगे जो है वो अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए तीसरा जो शब्द बताते हैं वो नैतिक व्यवहार। तो सबसे पहले नैतिक दुविधा, फिर नैतिक तर्कणा, और फिर तीसरा जो है नैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार क्या होता है कि नैतिक तर्कों के बाद, मतलब जो बच्चों ने अपने तर्क वितर्क दिए उसमें से चयनित विकल्प को, जो उन्होंने चयन किया उसको व्यवहार में उतारना। व्यवहार में उतारना मतलब जो भी उन्होंने ऑप्शन ऑप्ट किया उसको व्यवहार में उतारना नैतिक व्यवहार कहा जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा ना, अब इसको हम इसके बाद चलते हैं, इसकी जो इन्होंने चरण बताए हैं, अब यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन आते हैं ना, इससे देखा गया अभी तक तो जो है कई बार जो है 2 नंबर का क्वेश्चन, कई बार 1, अभी काफ़ी टाइम से जो है 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझिएगा, ये 1 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा के पूछा जाता है हमेशा, मैंने ये देखा है। इनफैक्ट मैं जब अपने टाइम पर थी, आप लोगों को तो आज बहुत सारे जो है चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं समझाने वाले, जैसे कि आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन मेरे को याद है कि जब मैं अपने टाइम पर थी ना, मेरे को ये टॉपिक समझ में ही नहीं आया था। चीज़ें समझ में आ गई थी, लेकिन इससे जब क्वेश्चंस मैं करती थी तो वो नहीं आता था, तो तब तो भाई हम लोगों के पास कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन आज जो है आपको मैं समझा भी रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को ना जब मुझे समझ में नहीं आया तो फिर बाद में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से 2-3 जगह से लोगों से पढ़ा, फिर उसके बाद जो है मैंने खुद भी पढ़ा, तब जाके जो है इस टॉपिक को फिर मैंने, ये मेरी कोशिश रहती है कि इस तरीके से समझाऊँ ना कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो और कोई फेस ना करे। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से, पर मैं बार बार कहती हूँ कि आप
रटेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगी पार्ट सेकंड में जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो आपके गलत होने के चांसेस ही नहीं है। बस आप जो है सपोर्ट करते रहिए। यहाँ से जो है आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन डेली जो है क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा, डेली जो है आप पढ़िएगा जरूर। मैं यही आप लोगों को एडवाइस करूँगी, ठीक है। सबसे पहली अवस्था पूर्व, देखिए पूर्व परंपरागत अवस्था, इसी को बोला जाता है रूढ़ि पूर्व अवस्था। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ खासकर, पूर्व परंपरागत अवस्था, रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इंग्लिश में एक ही वर्ड है इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा इंग्लिश वाला वर्ड देखना, चाहे पियाजे हो या बाइगोस्की हो या कोहलबर्ग, इनको जो है याद रखिएगा। इंग्लिश के टर्म्स जरूर देखिएगा क्योंकि हिंदी के टर्म्स जो हमेशा बदलते रहते हैं। तो पूर्व परंपरागत अवस्था, इसी को रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन भी कहा जाता है, रूढ़ि पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। अब इस चरण में क्या सही है क्या गलत है, इस पे बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार पर जो है सॉरी, मतलब कि बच्चे को जो है यहाँ पर क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये जो है वो किस पर डिपेंड करता है कि उसको सज़ा मिलेगी या उसको जो है उपहार मिलेगा, मतलब कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा या उसे पनिशमेंट मिलेगा, ये जो है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। बच्चा कोई भी काम यहाँ पर जो है, अब जैसे कि हिंज उससे लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हिंज ने चोरी करके सही किया, तो बच्चे बोलेंगे नहीं उसने गलत किया क्योंकि ये एक गलत काम है, चोरी करना एक गलत काम है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पता क्योंकि चोरी करना एक गलत काम है, गलत करने के बाद जो है सज़ा मिलती है बस। तो बच्चे का नैतिकता का विकास बस इतना ही है। तो ये जो है सज़ा या उपहार पर प्रभाव पड़ता है। तो बाहरी सत्ता पर आधारित क्या होता है, पहला चरण जो है ये किस पर है, बाहरी सत्ता पर आधारित, ठीक है। मतलब कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इसमें नैतिकता की जो सोच है सजा से बंधी हुई है। जैसे कि बच्चे मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। बड़ों ने कहा कि होमवर्क कर लो, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें क्या है फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए वो काम करता है। ये नहीं कि उसको होमवर्क करेगा पढ़ेगा अच्छा बनेगा, इतना उसकी सोच नहीं है। इसी तरह से जब हिंज का क्वेश्चन किया गया, हिंज ने नैतिकता से संबंधित क्वेश्चन किया कि चोरी करके हिंज ने लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्वेश्चन किया कि हिंज ने चोरी करके अच्छा किया, तो बच्चों ने बोला कि नहीं गलत। क्यों? क्योंकि चोरी करना गलत बात है बस, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चों में जो है नैतिकता का विकास बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे के हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे बच्चा जो है ना सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ मतलब अपने के लिए जो है सोचता है, अपना अगर उसका काम चल रहा है मतलब कि उसके लिए जो है सही है तो वो काम जो है सही है, ठीक है। अहंकार की अवस्था आ जाती है, स्टेज ऑफ ईगो की अवस्था आ जाती है। विनिमय की अवस्था भी, व्यक्तिगत विनिमय, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो भी यही अवस्था है, ठीक है। कहने का मतलब है बच्चा ये सोचता है कि अगर कोई काम, अगर किसी ने उसकी मदद की तो वो भी उसके बदले में मदद करता है, क्योंकि उसने उसकी मदद की इसलिए उसने उसकी भी मदद कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चोरी उसने किया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूछा कि क्या चोरी करके उसने सही किया, तो बोलता है कि हाँ सही किया। क्यों? क्योंकि उसी से जो है वो तबीयत जो है उसकी जो है उसकी पत्नी की ठीक हो पाएगी, नहीं तो दवा मिल ही नहीं पाता। लेकिन चोरी करके उसने जो है सही नहीं किया, यहाँ पे बोलता है कि सही नहीं किया। अगर उसने चोरी करने के बाद एक नोट छोड़ देता ना कि पैसा मैं बाकी बाद में लौटा दूंगा, तो ये जो है सही होता। तो कहने का मतलब व्यक्ति केंद्र पर आधारित होता है कि अपना हित, अपने हित के लिए वो सोचता है, लेकिन दूसरे के हित भी अगर उससे उसका काम हो रहा है तो वो उसकी भी मदद करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसकी सोच ऐसी होती है, व्यक्ति विनिमय। कहने का मतलब है कि तू मुझे दे, देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये बोलती है माइन, ये बोलता है माइन, मेरा मेरा है, ठीक है। ये जो है इसको देगी तो भी ये इसको देगा, ठीक है, मतलब ये इसकी मदद करेगी देने में तो भी यही इसको देगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे जो है व्यक्तिगत हित से है, अगर मेरा हित साध रहा है तो मैं जो है वो काम करूँगा, ठीक है, तो उसकी मदद करूँगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे जो है स्टेज ऑफ ईगो की बात आ जाती है, और कभी व्यक्तिगत विनिमय वाली बात आए तो ये जो है दूसरी स्टेज होती है, पहली अवस्था की दूसरी स्टेज। अब हम बात करते हैं परंपरागत अवस्था, रूढ़िगत चिंतन अवस्था, याद रखिएगा इसी को रूढ़िगत चिंतन अवस्था भी कहते हैं। कन्वेंशनल स्टेज जो कि 10 से 13 वर्ष की होती है। इस अवस्था में क्या होता है,
बच्चे जो लोगों की जो सोच होती है, पूर्व आधारित सोच, वो चीज़ों को देखते हैं वो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, लोगों के अंदर जो है अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने का जो है बहुत ज़्यादा वो रहता है। अच्छा आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित चिंतन, ठीक है। अच्छा आपसी व्यवहार, ये अच्छा है। आपसी व्यवहार और संबंधों पर चिंतन करते हैं। प्रशंसा की अवस्था, मतलब लोगों को वो रहता है कोई भी काम करे तो उनको जो है अप्रिशिएट किया जाए। स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। इस चरण में जो है लोगों का जो विश्वास है, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हुए बच्चे बड़े लोगों, अपने माता पिता द्वारा जो भी निर्धारित किए गए नैतिक निर्देश है, मानदंड है, उसको मानते हैं। कहने का मतलब है एक परिवार में जो कुछ भी सिखाया जाता है तो वो बच्चा जो है मानता है कि क्योंकि उसके माता पिता ने बताया है ये जो है हमारे समाज के लिए व्यवहार अच्छा है, तो वो जो है अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के लिए जो है ये काम करता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए ना, अच्छा आपसी व्यवहार संबंध या संबंध पर आधारित चिंतन, तो वो जो है परंपरागत अवस्था की दूसरी स्टेज है, ठीक है। कन्वेंशनल स्टेज की जो है पहली स्टेज है, ठीक है। इसमें जो है अप्रिशिएशन का इसे बोला जाता है स्टेज ऑफ अप्रिशिएशन, जिसमें बच्चा जो है कुछ भी काम करता है क्योंकि उसे अच्छा बनने के लिए, क्योंकि उसको सिखाया यही जाता है। वो अपने उसके मम्मी पापा उसे लगता है कि जो भी कुछ वो लोग बोल रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, हमें दूसरे का विश्वास बना के रखना है, दूसरे का ख्याल रखना है, लोगों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार के आधार मानते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके का जो व्यवहार करते हैं क्योंकि उनको जो है एक समाज में अच्छा बन के रहना है। चौथी अवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। सामाजिक व्यवस्था मतलब समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो चिंतन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मतलब अपने समाज के प्रति जो है सम्मान की अवस्था। अब यहाँ पे जो है इस चरण में लोगों को नैतिक विकास की जो अवस्था क्या देखी जाती है, सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होता है। कहने का मतलब होता है कि जो समाज के लिए सही है वैसा हमें करना चाहिए। अब हिंज ने यहाँ पे चोरी किया तो लोगों ने बोला कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, इसका कोई और उपाय उसे सोचना चाहिए था, उसे लोगों से पैसे इकट्ठा करके जो है दवा लेना चाहिए था, लेकिन चोरी करेगा तो ये समाज के जो है खिलाफ है, इसको जो है सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर जो है गलत और सही का जो है लोगों को समाज को देखकर जो है निर्धारित करते हैं कि समाज के जो आदेश है, जो कानून है, जो न्याय है, उसके कर्तव्य पर आधारित होते हैं। मतलब कि लोगों की जो लोग सोचते हैं वो समाज के अच्छे से चले, इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके दायरे में अंदर रहना चाहिए। यहाँ पे जो है लोगों की सोच ऐसी होती है, ठीक है। मतलब समाज द्वारा जो भी कानून बनाया गया है हमें उसके दायरे में रहना चाहिए, ना कि उस कानून को तोड़कर अपने लिए जो है कुछ भी कर लें। अब जैसे हमने देखा ना पहली स्टेज के दूसरी अवस्था में कि अपने लिए कुछ भी करना, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे नैतिकता का विकास जो उतना ही है बच्चे का, मतलब कि नैतिकता का जो विकास है ज़्यादा हुआ ही नहीं है, नैतिकता दिख ही नहीं रही है उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे जो है बच्चा बड़ा होता जाता है तो नैतिकता का विकास जो है होता जाता है। तो ये जो है दूसरी अवस्था की चौथा चरण था, जिसमें कि ये पता चला कि बच्चे के अंदर जो है ये सोचते हैं कि समाज द्वारा जो भी समाज अच्छे से चले, इसलिए समाज द्वारा जो बनाए गए जो नियम है, कानून है, जो हमारा जो कर्तव्य है वो हमें जो है करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो है क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी समझते हुए चलिए। तीसरी अवस्था जो है ये क्या है, उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, बच्चा जो है जो भी सोचता है उसका एक ना विकल्प खोजता है। कहने का मतलब है कि अगर उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, हिंज की, ठीक है, एक ही दवा है, तो उसका वैकल्पिक स्तर क्या हो सकता है, एक दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, कैसे उसकी जान बचाई जा सकती है, यहाँ पे ये वाली होती है। तो जो पांचवा चरण है सामाजिक अनुबंधन उपयोगिता, अर्थात व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है सामाजिक अनुबंधन उपयोगिता, मतलब कि यहाँ पे जो है ये जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो ये सोचने लगता है कि समय के अनुसार जो है कानून को बदल देना चाहिए। अगर कोई चीज़ से किसी की जान बच जा रही, मान लो उसने चोरी किया, तो चोरी करने की उसे सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसी से जो है उसने इतना रेट ले रहा है लेकिन उससे उसकी पत्नी की जान बच रही है। तो यहाँ पर जो है कानून को जो है इसके खिलाफ जो है कठोर जो है नियम बनाने चाहिए, और समय के अनुसार जो है कानून का जो है बदलाव किया जा सकता है, नियम को बदला जा सकता है कि अगर किसी की अब वहाँ पे अगर नहीं वो दवा लेता तो उसकी पत्नी की जो है क्या मृत्यु हो जाती, ठीक है। तो ये नहीं कि उसे यही सज़ा दी जाए, उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है, मतलब वैकल्पिक स्तर ढूंढना, ठीक है। सामाजिक अनुबंधन उपयोगिता, मतलब कि किसी भी चीज़ के मतलब कि जो भी कानून है उसमें जो है समय के अनुसार बदलाव करना, ठीक है। व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन।
इस अवस्था में व्यक्ति क्या सोचता है? देखिए, कुछ मूल्य और सिद्धांत या अधिकार कानून से ऊपर हो सकते हैं। कुछ कोई भी सिद्धांत हो या कोई भी अधिकार हो, वो कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। तो व्यक्ति जो है वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वो किस हद तक उन मूल अधिकारों और मूल्यों का जो है संरक्षण करता है। ठीक है, कोई भी किसी भी कानून को तोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अगर जो है ज़रूरत पड़े तो वो जो है समय के अनुसार जो है उसे करना पड़ जाता है। तो इसको जो है समय के हिसाब से जो है बदलाव किया जाना चाहिए कानून में। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी कुछ भी कोई भी मूल्य सिद्धांत या अधिकार कानून से ऊपर नहीं हो, कोई भी मूल्य सिद्धांत जो है वो कानून से ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समय के अनुसार जो है क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए कानून को। चौथा जो छठवां चरण है, देखिए ये जो पांचवा और छठा चरण है, इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। सार्वभौमिक नीति समझ, सिद्धांतों पर आधारित नैतिकता। अब यहाँ पे जो है हिंज के लिए क्या बोला गया कि इस तरह के जो दवाएं हैं, मतलब यहाँ पे जो कोई व्यक्ति की जो नैतिकता क्या दिखेगी कि जो इस तरह की दवाएं हैं, इस पर जो है कानूनन तौर पे जो है इस पे कानून बनना चाहिए कि इन दवाओं का जो है किस तरीके से कीमत निर्धारित किया जाए, क्योंकि ये लोगों की मौत इससे जो है लोगों की क्या दिख रहा है कि किसी की मौत हो सकती है। ठीक है, तो इस पे जो है कानून बनाया जाना चाहिए कि इन दवाओं का जो है एक मूल्य निर्धारित किया जाए, ना कि जो है कोई अगर खोज लिया तो इसका जो है ज़रूरत से ज़्यादा मूल्य मांगे और कोई दे ना पाए तो वो जो है उसको जो है क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसे में जो है लॉरेंस कॉल्बर ने क्या बोला कि इस अवस्था तक, इस चरण तक जो है बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। सार्वभौमिक नीति समझ, सिद्धांतों पर आधारित नैतिकता। लॉरेंस कॉल्बर के नैतिक सिद्धांत की सबसे ऊंची और छठी अवस्था कौन सी है? सार्वभौमिक नीति समझ। ठीक है, इसमें व्यक्ति सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित, इसमें व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता है, पूरे मानव अधिकार की बात की जा रही है यहाँ पर कि सबके लिए जो है क्या सही है। ठीक है, एक मापदंड जो है बनाता है जब कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है कि उसकी अंतरात्मा कुछ कह रही है, उसका दिमाग कुछ कह रहा है, तो उसे हमेशा अंतरात्मा के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमेशा सही निर्णय, जोखिम से भरा ही क्यों ना हो, लेकिन वही निर्णय जो है सही होता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए, ना कि खुद के बारे में। तो इस तरह के जो है इस अवस्था तक जो है लॉरेंस कॉल्बर्ग ने बताया कि बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं कि लोगों के बारे में सोच सकें। और उस पर जो है, अब उसने जैसे कि फार्मासिस्ट ने वो दवाई बनाई तो उसने ये नहीं सोचा कि ये लोगों के लिए मतलब बहुत ही काम के लिए है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है अगर ये दवाई ना किसी को मिलने से किसी की मौत भी हो सकती है, तो इसका जो है हमें इतना रेट नहीं लेना चाहिए। इसका 10 गुना जो उसने कीमत बढ़ा दी थी, तो इसके कारण जो उसे चोरी करना पड़ा। तो ऐसे पे जो है कानून को जो है कुछ नियम जो है ऐसी चीज़ों के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी ये जो छठी अवस्था है, इस अवस्था तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और ये सबसे ऊंची अवस्था है, इसीलिए इसको माना जाता है। और यहाँ पे जो है लॉरेंस कॉल्बर्ग के सिद्धांत जो है इन्होंने जो 6 चरण बताए थे वो मैंने पूरा जो है एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कहीं पर भी कोई भी आप लोगों को डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, लेकिन अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा ये टॉपिक करवाऊंगी। याद रखिएगा, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कॉल्बर्ग, ये जो है आपके 5 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं और इससे आते ही आते हैं, और ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, CDP पूरा मैं आप लोगों को, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पूरा एकदम मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैं 15 नंबर की जो है करवा रही हूँ, बाद में उसके बाद जो है आप लोगों को 15 नंबर की तैयारी कराऊंगी, जिसमें मैं पैडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनके ट्रिक बताऊंगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, स्पेशली पैडागॉजी को जो है जिसमें ज़्यादा रटे नहीं, बस समझ कर कैसे करना है वो समझना चाहते हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर लगता है इन्फॉर्मेटिव तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसका जो PDF है टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, दूसरी बात, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो जो है हम कल नहीं परसों करेंगे आप, क्योंकि एक दिन जो है आप लोगों की CDP की क्लास होती है 5 बजे और एक दिन जो है SST की क्लास होती है। जिस दिन मैं दोनों क्लास लेती हूँ तो एक जो है क्लास आपकी 7 बजे होती है। तो अगर होगी तो मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे जो है बता देती हूँ पहले से ही। तो उम्मीद करती हूँ ये सब बातें जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट, बस कंसिस्टेंसी बना के रखना, पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आप लोगों का CTET क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।